हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आर पी वर्मा। हमारा ये थर्ड सेशन है जनरल इंग्लिश का। आज कुछ डिफरेंट डिजाइन्स हम करेंगे, कुछ डिफरेंट पैटर्न्स हम देखेंगे। पहले दो क्लासेस हमारी हो चुकी हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट जो जनरल इंग्लिश की क्लास थी उसमें मैंने कुछ आपको बेसिक्स बताए थे। फॉर्म्स को किस हिसाब से हम यूज करेंगे, एक्टिव पैसिव जो है उसका क्या मीनिंग रहेगा। सेकेंड क्लास में हमने कुछ ऑब्लिगेटरी सेंटेंसेस देखे। उसी रेफरेंस में आज हम कुछ और डिजाइन्स जो है वो देखें। देखिए, आपने प्राइमरी क्लासेस के अंदर मोडाल्स जो है वो पढ़े थे, याद कीजिएगा। कुछ लोग मोडाल्स बोल देते हैं, कुछ मोडाल्स अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, हमें उनका यूज समझना है। ये जो आपके मोडाल्स हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, ये जितने भी मोडाल्स हैं बच्चों, दे शो वंस मूड। हमने हिंदी में बोल देते ना, भाग जा, प्लीज यहां से जाइए, है ना। अलग अलग हमारा तरीका है बोलने का। उसी तरह इंग्लिश में भी अपने अपने तरीके हैं। कोई कहता है व्हाट कैन आई डू फॉर यू, कोई कहता है मे आई हेल्प यू, कभी कहा जाता है विल यू टेक टी, कभी हम पूछते हैं वुड यू लाइक टू टेक टी। तो इंग्लिश के अंदर कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स ऐसी होती हैं बच्चों जो स्पीकर की यानी कि बोलने वाले की मूड को शो करते हैं। अगर आपने पैटर्न चेंज कर दिया, अगर आपने विल की जगह शैल लगा दिया या शैल की जगह विल लगा दिया, तो सेंटेंस गलत नहीं होगा, स्पीकर का जो मूड है वो चेंज हो जाएगा। जब मैं अपनी बात कर रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं तो मैं कहता हूं व्हाट कैन आई डू फॉर यू। और मान लीजिए कि मुझे किसी रूम में एंटर होना है, बच्चा क्लास में एंटर हो रहा है, तो कहता है मे आई कम इन मैम। तो पहले सेंटेंस में भी सब्जेक्ट आई है और बोलता है व्हाट कैन आई, तो कैन का यूज हुआ। और दूसरे सेंटेंस के अंदर मे आई है तो वहां पे भी आई, लेकिन मे का यूज हो गया। ये जो मोडाल्स है बच्चों, ये आपके मूड को शो करते हैं। इसका मतलब जो लिसनर है, जो सुन रहा है आपको, वो आपके मूड को पकड़ लेगा जब आप एक पर्टिकुलर मोडाल्स यूज करेंगे। चलिए, मैं आपको ज्यादा डेप्थ में नहीं लेके जाऊंगा। मैंने जो पैटर्न्स अपने हिसाब से बना रखे हैं। एक बच्चे का फोन आया था कल कि सर बुक्स जो है वो आप हमें रेफर कीजिए। तो बच्चों, बुक्स कोई भी ले लीजिए, बहुत ज्यादा महंगी किताबें लेने की जरूरत नहीं है। इनिशियल लेवल पे जो मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि जिसने भी किताब लिखी है उसने बहुत मेहनत की होगी बच्चों। मार्केट में आपको जेपीएच की किताब मिल जाएगी, इजीली मिल जाएगी। लर्न इंग्लिश, नहपाल सिंह तंवर की एक किताब आती है, वो किताब आपको इजीली मिल जाएगी। मुझे याद आ रहा है, मैंने एक किताब पढ़ी थी ए न्यू सर्वे ऑफ जनरल इंग्लिश, कुछ जीएल श्रीवास्तव सर हैं, उनकी किताब थी। कानपुर से ये किताब पब्लिश होती थी। पता कीजिएगा कि ये किताब मार्केट में अवेलेबल है क्या। बहुत अच्छी किताब है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, ए न्यू सर्वे ऑफ जनरल इंग्लिश। अदरवाइज जेपीएच की किताब आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेफरेंस बुक अगर आप कोई पढ़ना चाहें तो मेरे हिसाब से थॉमसन एंड मार्टिनेट की जो किताब है वो सबसे इजी और सबसे अच्छी किताब है। उसमें आपको अकॉर्डिंग टू वर्ड्स, जैसे मान लीजिए वुड एक वर्ड है, तो इस वुड के क्या क्या यूजेस हैं आपको उस किताब में बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। इसके अलावा जो डिक्शनरी आपकी आती है ऑक्सफोर्ड के एडवांस लर्नर,
उसके अंदर उन्होंने साथ के साथ यूजेस भी बता रखे हैं वर्ड्स के, तो वहां से भी आप बहुत अच्छा कवर कर सकते हैं। तो देखिएगा आज का हमारा जो डिजाइन है बच्चों, एज यूजुअल जैसे मैंने आपको पहला बताया था कि हम एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं और वो सिचुएशन है आपकी पॉसिबिलिटी की, मतलब संभावना। आप कोई ऐसी बात हिंदी में बोलिए जिससे संभावना व्यक्त हो रही है, पॉसिबिलिटी आप शो कर रहे हैं। कैसे? जैसे अगर मैं ये कहूं कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, भाई इसका मतलब पढ़ाई तो नहीं ना, मैंने एक पॉसिबिलिटी शो की है, आज बारिश आ सकती है, हमने एक पॉसिबिलिटी शो की, एक संभावना शो की। देखो संभावना शब्द नहीं है, भाव, जो इसका भाव है, जो इसका सेंस है, वो पॉसिबिलिटी का है। तो आप भले बच्चों 1000 सेंटेंस बोल लीजिए, जितने भी आप पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस बोलेंगे उनके अंदर जो आपकी क्रिया है उसके साथ में ये वर्ड आएगा, सकता है, सकती है, सकते हैं। हम आज जल्दी सो सकते हैं, आप मेरी मदद कर सकते हैं, वह आपको पढ़ा सकती है। ये सब बच्चों पॉसिबिलिटीज के पार्ट है। तो इसका मतलब कोई भी सेंटेंस अगर आप बोलते हो जिसमें लास्ट में ये वर्ड आ गए, तो इसका मतलब वो पॉसिबिलिटी शो हो रही है। अब पॉसिबिलिटी वाले ये जो सेंटेंस है ना, इसके अंदर 3 तरह के सेंसेस आपके निकल सकते हैं। कैसे? आप जो बात कह रहे हैं उसके अंदर आप 100% श्योर है तो पॉसिबिलिटी, लेकिन आप 100% श्योर है। कई बार ऐसा होता है कि हम 50% श्योर होते हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जितनी नेचुरल फोर्सेज है, आंधी तूफान बारिश, ये कोई हमारे हाथ में थोड़ी है। आज अगर भले कितने ही काले बादल हो, भले ही बारिश का मौसम हो, और मैं ये कहूं आज बारिश आ सकती है, तो भी 100% श्योर नहीं हो सकते बच्चों। क्यों? हवा चली, बादल आगे गए। तो कहीं पे हम 100% श्योर होते हैं, कहीं पे 50% श्योर होते हैं। और कई बार ऐसी पोजीशन भी आती है कि हम सिर्फ 5% श्योर है, या यूं कहिए कि हम श्योर नहीं है, लेकिन फिर भी हम नेगेटिव नहीं बोलना चाहते। जैसे कई बार बच्चे मुझसे पूछ लेते हैं कि सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा क्या? अब मैं सोचता हूं यार ये क्वेश्चन पहले तो कभी आया नहीं और अभी भी नहीं आएगा, लेकिन क्या मैं श्योर हूं? चांस बहुत कम है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ? 5%। अब अगर आप 100% श्योर है तो आप क्या यूज करें? कैन का यूज करें। अब आपके वो सारे वर्ड्स जब आप किताब में पढ़ोगे, एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, वो सब पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां 100% श्योरिटी की बात हो रही है। और अगर आपको लगता है कि ऐसा हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, तो आप क्या यूज करें? मे का यूज करें। आप क्या यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे। और बहुत ही कम चांस है बच्चों, लेकिन फिर भी कुछ परसेंट ऐसा है कि हो भी सकता है भाई, तो वहां पे आप माइंड का यूज करेंगे। वहां पे आप माइंड का यूज करेंगे। अब यहां पे ये जो माइंड का यूज है बच्चों, इसमें हो सकता है उन बच्चों को प्रॉब्लम आए जो ये मान के चलते हैं कि मे का पास्ट माइंड होता है। नो डाउट यू आर राइट, मे का पास्ट माइंड होता है, लेकिन हम माइंड का यूज प्रेजेंट में भी कर सकते हैं। इसी तरह से कैन का पास्ट भी कुड होता है, लेकिन हम कुड का यूज प्रेजेंट में भी कर सकते हैं। अब इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। जिन लोगों ने इंग्लिश ग्रामर लिखी है, जिन्होंने इंग्लिश के रूल्स पढ़ाए हैं, उन्होंने कुड को प्रेजेंट में यूज कर दिया, तो हमें उससे प्रेजेंट के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने माइंड को प्रेजेंट में यूज किया, तो दिमाग मत लगाइए, उनके उस सेंस को ही हमें आगे जनरेशन टू जनरेशन कम्युनिकेट करना है, नथिंग एल्स। तो आपने यहां देखिएगा स्टूडेंट्स, ये 3 वर्ड मैंने आपको बताए हैं, दीज आर मोडाल्स।
ये तीन आपके मोडाल्स हैं, आप इनको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं। इसका मतलब इनके साथ में अब मेन वर्ब जरूर आएगी। अब जो मैंने फर्स्ट डे आपको जो रूल्स बताए थे उसमें मैंने बताया था कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, ये जितने भी हैं इनके बाद में हमेशा वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब सेंटेंस आपके पास या तो एक्टिव वॉइस हो सकता है या फिर पैसिव वॉइस हो सकता है। अगर सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस हो तो समझिएगा इसको, अगर सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस हो तो पहले आप सब्जेक्ट लगा दोगे, उसके बाद में आप देखोगे कि मे आएगा या कैन आएगा या माइट आएगा, आप इन तीनों में से एक लगा दोगे। अब आपको कहीं ना कहीं एक हिंट होगा आपके दिमाग में, या आपको कहीं ना कहीं हिंट दिया गया होगा, जैसे वह एक डॉक्टर है, आपका बुखार चेक कर सकती है। अब बताओ डॉक्टर बुखार चेक नहीं कर सकता है क्या? तो जब आपको एक हिंट दे दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या यूज करोगे, कैन का यूज करोगे। वह एक स्टूडेंट है, आपका बुखार चेक कर सकती है। आप बताओ यार स्टूडेंट बुखार कैसे चेक कर लेगी, लेकिन क्या पता उसको आता हो, तो उसी चीज को हम क्या यूज करेंगे, 50% यूज करेंगे। मेरा भाई कल जयपुर गया था, आज आ सकता है। अब अगर मैं कह दूं आज आ सकता है, 50% श्योर हूं तो मैं है, लेकिन मुझे पता है कि वो नहीं आ सकता, पर क्या पता शक्तिमान हो, आई जाए। मैं नेगेटिव नहीं बोलना चाहता, तो क्या यूज करूंगा, माइट। बच्चे पूछते हैं सर ये होगा क्या, तो हम क्या बोलते हैं, माइट भी। देखो हमारा एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। कैन जब बोलते हैं तो एक बड़ा सॉलिड आवाज निकलती है, में हम स्लो हो जाती है, और माइट में हमारा सारा का सारा एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है, जैसे हम मना कर रहे हैं, लेकिन नॉट नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा। तो आज का मतलब ये हुआ बच्चों, ये तीन आपके मोडाल्स हैं जो आपके मूड को शो कर रहे हैं। अगर आपने कैन की जगह मे का यूज कर दिया तो भी सेंटेंस गलत नहीं होगा, मे की जगह माइट का यूज कर दिया तो भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। आपका मूड, आपका सेंस चेंज हो जाएगा। अब जब भी हम एग्जाम में लिखने बैठते हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो कहीं ना कहीं एक हिंट हमें मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया नेचुरल फोर्सेस जो हैं उनमें कैन का यूज होता ही नहीं, वहां पे क्या यूज होगा, माइट का यूज होगा। और या बेमौसम बरसात है तो हो सकता है माइट का भी यूज कर ले, तो आप वो चीज इनमें घूमती रहेगी। तो कुछ रूल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन जो बेसिक फंडा है वो मैं आपको समझा रहा हूं कि ये सारी की सारी चीजें आपकी पॉसिबिलिटी को शो कर रही हैं। तो आप उस सेंटेंस को, उसके सेंस को देख लीजिएगा कि वो 100 पर जा रहा है, 50 में जा रहा है या 5 में जा रहा है। एक्टिव वॉइस है तो आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, इन तीनों में से जो आपको लगाना है वो आ जाएगा, और फिर आपको पता है इनके बाद वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फर्स्ट फॉर्म के बाद में फिर हमारे पास क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर कुछ बचा है तो एटसेट्रा आ जाएगा। अब आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस है तो इस एक्टिव वॉइस के अंदर आप देखिएगा ये आपका पार्ट अप्लाई हो जाएगा, सब्जेक्ट मे, कैन, माइट प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद एटसेट्रा। अब अगर आपको किसी बच्चे को ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है, सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, तो फिर आप फर्स्ट क्लास जरूर देखिएगा। तो देखिएगा अब जैसे वह आज आ सकता है, वह आज आ सकता है, बड़ा सिंपल सा सेंटेंस लिया मैंने। तो वह आज आ सकता है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है, काम है आने का, करने वाला मौजूद है, एक्टिव वॉइस हो गया। तो इसके हिसाब से देखिएगा ही, अब मैं यहाँ पे क्या रखूं, अगर आप श्योर हो के आ ही सकता है तो कैन लगा दो, अगर आप श्योर नहीं हो तो आप मे लगा दो, और अगर आप बहुत ही कम श्योर हो तो फिर माइट लगा दो। तो अपन यहां लगा देते हैं ही मे कम टुडे, ही मे कम टुडे, ये सिंपल सी इंग्लिश होगी आपकी। तो यहां देखिएगा ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब होगी, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और ये आपका एटसेट्रा हो गया। कोई जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। वह मेरी हेल्प कर सकता है, ही कैन हेल्प मी, ही मे हेल्प मी। तो इसका मतलब आप जैसा सेंस देना चाहेंगे वैसा ही आपको यहाँ पे मोडाल यूज करना है। अब हम बात करते हैं कि अगर यही सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस हो तो क्या होगा। अगर सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस हो, जैसे यह काम आज हो सकता है, आपकी परीक्षा आज हो सकती है, आज आरजीएस का रिजल्ट
आ सकता है, तो आ सकता है मतलब डिक्लेयर हो सकता है। तो यहां पर ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में पता है सब्जेक्ट तो होता ही नहीं, ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू करना पड़ेगा। तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे आज परिणाम आ सकता है, तो इसका मतलब क्या आ सकता है, परिणाम, तो आपका रिजल्ट वर्ड आगे आ जाएगा। उसके बाद में अब है तो पॉसिबिलिटी, तो आपको करना तो इनमें से कोई यूज पड़ेगा, मे, कैन या माइट, इन तीनों में से आप एक यूज कर लीजिए। अब सेंटेंस पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है। मेरी फर्स्ट क्लास में जाइएगा जिसमें मैंने बताया था आपको, तो हमने पैसिव वॉइस के हिसाब से तो थर्ड फॉर्म लगा दिया, और उसी में मैंने आपको बताया था कि मे, कैन और माइट के बाद में फर्स्ट के अलावा कोई फॉर्म आ ही नहीं सकती, तो गड़बड़ होगी। तो आप ऐसा नहीं कि फर्स्ट फॉर्म भी लगा दोगे, थर्ड भी लगा दोगे। तो इस फर्स्ट के लिए जो आपका बॉक्स 3 था, वहां से हमने क्या उठा लिया, बी उठा लिया। अब हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बन गई, ऑब्जेक्ट मे, कैन या माइट प्लस बी थर्ड। तो आरजेएस का रिजल्ट आज आ सकता है, क्या इंग्लिश में लिखी, द रिजल्ट ऑफ आरजेएस कैन बी डिक्लेयर्ड टुडे, मे बी डिक्लेयर्ड टुडे, वो आपके मूड पे डिपेंड करता है। तो ये आपका बच्चों एक पार्ट था कैन का, मे का और माइट का। अब यही आप पास्ट में देख लीजिए, अगर मैं इसी की बात करूं पास्ट के अंदर, तो वहां पे क्रिया के साथ में आपका हो जाएगा सकता था, वह जा सकता था, वह खा सकता था, वह पी सकता था, वह रो सकता था, पास्ट में चले गए। तो पास्ट में भी बच्चों वही तीन चीजें हैं आपके पास। अगर आप 100% की बात कर रहे हो तो आप फूड का यूज कर दोगे, आप फूड का यूज कर दोगे, और अगर आप 50% की बात कर रहे हो तो मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। 5% का इसमें कोई पार्ट ही नहीं है क्योंकि ये तो पास्ट है। अब इसका मतलब आप देखिएगा, जब अपन पास्ट की बात कर रहे हैं तो यह काम हो सकता था, इसका मतलब हुआ तो नहीं ना, तो यहां पर अपने दो ही पार्ट रखेंगे, 100 या 50 का। तो अगर उसी चीज को आप प्रेजेंट में यूज करते तो क्या आता, कैन आता या मे आता। उसी को अगर आप पास्ट में यूज करोगे तो फिर आपका कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। और ज्यादातर सेंटेंसेस के अंदर बच्चों कुड का यूज होता है। ज्यादातर पास्ट के जो सेंटेंसेस हैं आपके, पॉसिबिलिटी में उन्हें कुड का, देखो कोई चीज नहीं हुई लेकिन फिर भी हम उसका जिक्र कर रहे हैं, मतलब वो इंपॉर्टेंट थी, इसलिए आपको ज्यादातर कुड मिलेगा। अब यहां प्रॉब्लम हो जाएगी आपके पास कि सर आपने तो प्रेजेंट में भी बता दिया माइट का यूज और पास्ट में भी बता दिया। तो बच्चों ये आपके सामने जो कॉम्प्रिहेंशन जो पैराग्राफ होगा उसमें आप देखिएगा कि वो प्रेजेंट टेंस में चल रहा है या पास्ट टेंस में चल रहा है, या आपके सामने जो सेंटेंस है उसका सेंस क्या है। तो ये आपके पास, अब इसी तरह से अगर पास्ट के अंदर अगर हम यूज करें सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस है, तो यहां आपका मे का माइट हो जाएगा और कैन का कुड हो जाएगा। पैसिव वॉइस है तो आपका माइट भी थर्ड हो जाएगा और कुड भी थर्ड हो जाएगा। यह कार्य कल हो सकता था, यह कार्य कल हो सकता था, पॉसिबिलिटी है ना। और एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। तो दिस वर्क कुड बी कंप्लीटेड यस्टरडे, क्या प्रॉब्लम है, हुआ ना। मैं आपकी मदद कर सकता था, भाई आपने मुझे कहा नहीं, मैं आपकी मदद कर सकता था, तो मैं कर सकता था तो क्या आएगा, आई कुड हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता था। तो ये आपके बड़ा सिंपल सा पार्ट है बच्चों। पॉसिबिलिटी प्रेजेंट में यूज करें तो कैन या मे या माइट का यूज कर लेंगे, पास्ट में रहेगा तो कुड या माइट का। अब अगर पास्ट के अंदर अपन वर्ड यूज कर लेते हैं शायद, जैसे शायद मैं आपकी हेल्प कर सकता था, शायद मैं आपकी सहायता कर सकता था। अब यहां पे मैं शायद बोल रहा हूं, तो शायद को वैसे इंग्लिश के अंदर अपने बोलते हैं परहैप्स, लेकिन जरूरत क्या है लगाने की। तो मैंने शायद वर्ड का मतलब क्या हुआ, 50-50% कर दिया, कर भी सकता था नहीं भी कर सकता था। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मैं क्या कहूंगा, आई माइट हेल्प यू,
शायद लिखने की जरूरत नहीं है, मीनिंग क्लियर हो जाएगा, आई माइट हेल्प। और ऐसे अगर मैं कहूं कि मैं पक्का आपकी हेल्प कर सकता था, तो यहां पर मुझे कोई पक्का की इंग्लिश नहीं करनी, मैं कंफर्म हो रहा हूं ना, मैं श्योर हो रहा हूं, तो इंग्लिश क्या रहेगी, आई कुड हेल्प यू। तो ये आपके पास मैंने दोनों पार्ट करवा दिए, पॉसिबिलिटी में प्रेजेंट के हिसाब से भी करवा दिया और पास्ट के हिसाब से करवा दिया। अब हम ये जो कुड वर्ड है बच्चों, इसकी कुछ स्पेशल मीनिंग देखते हैं। बहुत बार कॉम्पिटिशन्स के अंदर कुड बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कुड को एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये आपका कैन को अगर हम पास्ट में यूज करते हैं, यानी कि सकता था, तो हम कुड का यूज कर लेंगे। कैन का अगर पास्ट करें, सकता था, तो आपका कुड का यूज हो जाएगा। इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इसका बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था, ये मॉडल्स है, इनका यूज सेंस के हिसाब से अलग अलग जगह होता है। और अब ब्रिटिशर्स ने इनका यूज कहां कहां किए, हमें उसके हिसाब से आगे चलना पड़ेगा। अब देखिएगा, एक सेंटेंस में लिखता हूं, विल यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करेंगे। एक सिंपल सा सेंटेंस है। अब इसके अंदर एक पर्सन दूसरे को रिक्वेस्ट कर रहा है। अब रिक्वेस्ट जो है वो आपकी दो तरह की हो सकती है, एक फॉर्मल रिक्वेस्ट और दूसरी पोलाइट रिक्वेस्ट। फॉर्मल रिक्वेस्ट का मतलब ये हो गया, इस प्लीज को हटा दो, विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करोगे, ये फॉर्मल रिक्वेस्ट है। लेकिन इसी को अगर मैं पोलाइट रिक्वेस्ट में चेंज करूं, तो विल यू प्लीज हेल्प मी, मैंने प्लीज वर्ड यूज किया है। अब ग्रामर जो है वो ये कहती है बच्चों, इसी सेंटेंस को आप इस विल की जगह कुड में कन्वर्ट कर दें, तो आपको इस प्लीज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ इट इज ए पोलाइट रिक्वेस्ट, तो कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी, कुड यू टेल मी द ट्रुथ, कुड यू ड्रॉप मी देयर। तो इस तरह से अगर आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से और वो सेंटेंस आपका कुड से शुरू हो रहा है, तो कुड आपके पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करता है। ये आपका जो मैंने आपको पॉसिबिलिटी वाला बताया था, उससे हट के आपका ये यूज है। तो ये भी पॉसिबिलिटी करके हमें कंफर्म नहीं है कि सामने वाला करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन हम उसे क्या कर रहे हैं, पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, सेंटेंस जब पढ़ो तो आप दिमाग लगा लीजिएगा कि यार यहाँ पे तो कोई सिंपल बात तो हो नहीं रही इसकी पॉसिबिलिटी की, ये कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट कर रहा है। तो जनरली कुड के साथ में आप प्लीज का यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये खुद पोलाइट का यूज हो रहा है बच्चे इसके अंदर। तो ये आपका सेकंड हो गया पोलाइट रिक्वेस्ट का। एक तीसरा यूज हो रहा है, अगर आप फ्यूचर की किसी ऐसी इवेंट की बात कर रहे हैं जो आपको लगता है 100% होगी, फ्यूचर की किसी ऐसी पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं जो आपको लगता है कि 100% होगी। ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये जनरली स्पोकन इंग्लिश की जो क्लासेस होती है उसमें बच्चों को सिखाई जाती है। जैसे बॉल आई, सचिन तेंदुलकर ने अपना बैट उठाया और इतना जोर से मारा, सबने एक ही आवाज में कहा इट कुड बी 6, इट कुड बी 6, हर हाल में 6 होगा, छक्का होगा। अब कोई हमें पता थोड़ी है, 4 रन भी हो सकते हैं 6 के बजाय, लेकिन हमें लग रहा है कि ये 6 होगा। तो इस तरह की अगर आप कोई सेंस क्रिएट कर रहे हो फ्यूचर से रिलेटेड, तो आपका क्या आएगा, कुड का यूज होगा। इट कुड बी 6। तो ये जनरली आपको राइटिंग के अंदर ये नहीं मिलेगा। हाँ, डायलॉग राइटिंग कहीं पे हो, कोई नॉवेल्स वगैरह आप पढ़ रहे हैं, वहां पे कोई डायरेक्ट वे में अगर कोई बात हो रही है, कोई डायलॉग कम्युनिकेट हो रहे हैं, तो फिर आपको ये मिल जाएगा। मेरा पर्पस था कि आपको कहीं इस तरह का वर्ड मिल जाए और आप कहते हैं कि सर ये ना तो इस जो आपने पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस बताए थे, सत्ता वाले, उनमें कवर हो रहा है, ना पोलाइट रिक्वेस्ट हो रहा है। तो ये भी ध्यान रखिएगा
कि कोई फ्यूचर इवेंट हमें लग रहा है कि ये हर हाल में होगी, वहां पे हम ये यूज कर सकते हैं। मैंने कमेंट्री में बहुत बार ये वर्ड आपका सुना है, इट कुड बी 6, ठीक है, इट कुड टच द बाउंड्री। तो ये आपका कुड का स्पेसिफिक यूज है। अब आप देखिए, इसी वे में हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो मैंने आज आपको कैन का, कुड का, मे का, माइट का, ठीक है, कुड के स्पेशल मैंने 2 आपको यूज बता दिए। इसी कड़ी में हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हमारे पास जो एक सेंटेंस है जिसमें लास्ट में जो क्रिया है उसके साथ में आपका वर्ड आ गया गा, गी, गे। वह जाएगा, वह खाएगा, वह पिएगा, इस तरह के आपके वर्ड्स आ गए। अब आप कहोगे सर ये तो आप फ्यूचर टेंस करवा रहे हो, यू आर राइट, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये जो विल और शैल जो है ना, ये भी आपके मूड को शो करते हैं। ये विल और शैल जो है ये भी आपके मूड को शो करते हैं। कैसे? जैसे अगर मैं ये कहूं आई शैल बी देयर, इसका मतलब मैं कन्फर्म हूं कि मैं वहां होऊंगा ही होऊंगा। या मैं ये कहूं यस आई मे बी देयर, तो इसका मतलब मैं खुद ही श्योर नहीं हूं कि मैं होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो इसीलिए विल और शैल को हम टेंसेस में भी पढ़ेंगे और इनको हम मोडाल्स में भी पढ़ेंगे। तो है तो ऑब्वियस सी बात, ये फ्यूचर को शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर ये पार्ट आपका हो तो इससे अच्छा मैं ये है इसको समझाने के लिए आपको पहले एक चीज और बता दूं कि फ्यूचर को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हम उसी चीज पे आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ में एक पैटर्न आपको और समझाना चाहता हूं, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। फ्यूचर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है बच्चों रिमोट फ्यूचर, जैसे मैं आपके लिए चाय बनाऊंगा, एक फ्यूचर है, वह मेरा भाई कल आएगा, फ्यूचर है। एक होता है बच्चों क्लोज फ्यूचर। क्लोज फ्यूचर का मतलब होता है कि वो चीज है तो फ्यूचर में, लेकिन उसकी हम बात प्रेजेंट में कर रहे हैं। तो पहले आप आ जाओ रिमोट फ्यूचर की बात करें, तो इसके अंदर आपकी ये स्ट्रक्चर है, जाएगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा, रोएगा, है ना। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं बच्चों, एक 100% श्योर और एक 50% श्योर। मेरा भाई कल आएगा, मेरा भाई 1 घंटे बाद आएगा। अगर मैं श्योर हूं तो इस सिचुएशन में आ जाएगा, मैं श्योर नहीं हूं तो यहां आ जाएगा। अगर मैं श्योर हूं तो यूज होगा शैल का, और अगर मैं श्योर नहीं हूं तो क्या यूज होगा, विल का। अब देखिएगा, जनरली स्पोकन क्लासेस के अंदर बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आपको शैल का यूज नहीं करना, कहीं पे भी आप यूज करो विल का यूज करो, क्योंकि फ्यूचर की बात है यार, श्योर तो कुछ होता ही नहीं। पर यही बात अगर अपन लॉ के स्टूडेंट्स करें बच्चों तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आर्टिकल 52 में क्या लिखा हुआ है, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लो भैया, देयर के साथ में शैल आ गया, क्यों? क्योंकि हमारा संविधान कहता है भाई प्रेसिडेंट साहब तो होंगे ही होंगे, चुनाव तो होंगे ही होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो होंगे ही होंगे। तो आप देखिएगा लॉ के अंदर कितनी जगह शैल का यूज हो रहा है। इसी तरह से जब आप लॉ ऑफ एविडेंस पढ़ते हैं तो वहां मे प्रज्यूम, शैल प्रज्यूम। तो लॉ के अंदर विल की जगह मे का यूज हो रहा है, और जहां 100% श्योरिटी है वहां पे शैल का यूज हो रहा है। तो अगर आपको शैल का, मे का, विल का इनका मीनिंग क्लियर हो जाए तो वो जो सेक्शंस आपके लिखे हुए हैं उनको इंग्लिश में पढ़ने का मजा ही अलग होगा। तो चलिए हम तो जनरल इंग्लिश के हिसाब से बात करते हैं। अब आपने देखा होगा कि टीचर्स जो है वो जनरली ये बताते हैं कि आई और वी के साथ में शैल का यूज करो। पहले तो देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या है। जब मैं ये कहता हूं कि मैं आपकी सहायता करूंगा, मैंने कहा है ना, तो बताओ मैं अपने आप को 100 में रखूं कि 50 में रखूं? और जब हम ये कहते हैं कि हम आपकी सहायता करेंगे तो हम में भी तो मैं आ गया ना, तो क्या रखूं मैं? अगर मैं 100 में रखता हूं तो क्या रहेगा, आई शैल हेल्प यू, वी शैल हेल्प यू। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि यार ठीक है, मेरे को टाइम मिला तो मैं कर दूंगा, तो क्या आएगा, आई विल हेल्प यू। तो ये आपके मूड पे है कि आप कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब, कौन सा मोडाल्स आप यूज करते हैं, आपके मूड पे। अब अगर हम लॉ की बात करें तो जितने भी मैंडेटरी लॉ हैं
उन सब में क्या आएगा, शैल आएगा। बाकियों में चाहे विल लिखा हो चाहे मे लिखा हो, लो में मे लिखा होता है, लेकिन सेंस आपका वही है। तो फ्यूचर के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास दो वर्ड आगे, शैल का और विल का। सेंटेंस अगर आपका एक्टिव वॉइस है तो आप देखिएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट। आई विल हेल्प यू, ही विल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू। तो ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया। तो चाहे आप विल लगा रहे हैं चाहे आप शैल लगा रहे हैं, सेंस में चेंज आ जाएगा, आपका सेंटेंस सही होगा। और लो की अगर बात कर रहे हैं, मैंडेटरी अगर बात कर रहे हैं, तो कभी भी विल नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, शैल आएगा। इसका मतलब आप अगर लो बता रहे हो तो लो तो क्लियर है। इसी तरह से अगर अपने किसी को मना कर रहे हैं तो भी अपन विल नॉट की जगह क्या यूज करते हैं, शैल नॉट। क्यों, बात हुई है। अगर आपके सेंटेंस के अंदर श्योरिटी 100% है, 2 और 2 4 होंगे, अब बताओ इसमें क्या है, कोई आई और वी तो नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे श्योरिटी है तो क्या होगा, 2 and 2 shall be 4। यहाँ पे आप विल का यूज नहीं कर सकते। तो एक्टिव वॉइस है तो आपका विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और पैसिव वॉइस है तो ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल इन दोनों में से कोई, और आपका बी थर्ड। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों समझने में। क्यों, क्योंकि कैन का कैन भी थर्ड हो गया था, मे का मे भी थर्ड हो गया था। इसी तरह से विल फर्स्ट का क्या आएगा, विल भी थर्ड हो गया। ये अपने को पता है विल और शैल के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी, और पैसिव वॉइस है तो थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो क्या कर देंगे, बी थर्ड कर देंगे। यह काम कल होगा। दिस वर्क विल बी कंप्लीटेड टुमारो। तो ये आपका फ्यूचर का पार्ट हो गया। तो विल और शैल जो है वो आपके फ्यूचर को शो कर रहे हैं। अब एक होता है बच्चों क्लोज फ्यूचर, है तो फ्यूचर लेकिन क्लोज फ्यूचर। अब मतलब क्या हुआ, जैसे आपने मुझसे पूछा कि सर क्या कर रहे हो, मैंने कहा यार भाई मैं तो बस चाय पीने वाला हूं, पी तो नहीं ना अभी। तो कई बार ऐसा होता है बच्चों हमारे पास इस तरह के सेंटेंस आते हैं कि जो क्रिया है उसके साथ में ने वाला है, नी वाली है, मेरी बहन आने वाली है, आई तो नहीं ना, फ्यूचर की बात हो रही है। लेकिन जब मैं ये शब्द यूज करता हूं ना, ने वाले हैं, तो इसका मतलब है तो बात फ्यूचर की, लेकिन मेरे को लग रहा है कि वो चीज बस अभी होने ही वाली है। तो है तो ये भी फ्यूचर का, लेकिन देखो यहाँ पे कोई गाग ऐसा कुछ नहीं है, तो ये आपकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगी। ऐसा अगर कोई सेंटेंस आता है बच्चों तो फिर आप देखिएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट टू फर्स्ट। बड़ा प्यारा प्यारी स्ट्रक्चर है। मेरा भाई आने वाला है, हमारी परीक्षा होने वाली है, लॉकडाउन खुलने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं कंपैरेटिवली ये शो कर रहा हूं कि ये चीज अभी होने वाली है। तो आपकी स्ट्रक्चर यहां पर है तो फ्यूचर का, लेकिन आप विल शैल का यूज नहीं कर सकते। तो यहां पे आप सब्जेक्ट अगर एक्टिव वॉइस है तो सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में इज एम आर में से अगर मान लीजिए ही है, शी है, इट है तो इज आ जाएगा, आई है तो एम आ जाएगा, और प्लूरल है, वी है, दे है ना, तो आपका क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। उसके बाद में आपको अपनी तरफ से एक वर्ड लगाना है अबाउट, और उसके बाद में टू फर्स्ट। मैंने आपको कहा था ना नहीं कहीं आने जब टू आता है ना, तो आपका टू फर्स्ट। तो मेरा भाई आने वाला है, क्या इंग्लिश हुई, माई ब्रदर इज अबाउट टू कम, माई ब्रदर इज अबाउट टू कम। और यही सेंटेंस अगर बच्चों आपका पैसिव वॉइस हो तो आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, यही सेंटेंस अगर आपका पैसिव वॉइस हो तो आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वही आपका इज एम आर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है। अगर ना होती तो हम दूसरे बॉक्स से उठा लेते, इसमें तो ऑलरेडी है। तो इज एम आर का इज एम आर आ जाएगा स्ट्रक्चर में। इस स्ट्रक्चर आपको सिर्फ एक्टिव वॉइस की ध्यान रखनी है। अब उसके बाद में अबाउट का अबाउट हो जाएगा, और टू फर्स्ट का क्या आ गया, टू बी थर्ड। तो अगर मैं ये कहूं कि हमारी परीक्षा
कल होने वाली है, तो परीक्षा करने वाला को तो नाम नहीं है ना। तो एग्जामिनेशन, आवर एग्जामिनेशंस आर अबाउट टू बी हेल्ड टुमारो। तो आपको अगर एक्टिव वॉइस है तो इज एम आर अबाउट टू फर्स्ट का यूज करना है, और अगर पैसिव वॉइस है तो इज एम आर अबाउट टू बी थर्ड का यूज करना है। अब इसी अबाउट की जगह हम एक वर्ड और भी यूज कर सकते हैं जो जनरली हम स्पीकिंग के टाइम करते हैं। इसी अबाउट की जगह आप गोइंग का यूज भी कर सकते हो बच्चों। इसी अबाउट की जगह आप गोइंग का भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं आपको आज मॉडल्स पढ़ाने वाला हूं, पढ़ाई तो नहीं ना, मैं आपको अभी मॉडल्स पढ़ाने वाला हूं, तो इसका मतलब आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट यूज ऑफ मॉडल्स। तो इसी अबाउट की जगह मैं क्या वर्ड यूज करूंगा, तो यहां पे गोइंग का मतलब वो जाने से नहीं है। मैं चाय पीने वाला हूं, आई एम अबाउट टू टेक टी, आई एम अबाउट टू टेक टी, ये इंग्लिश है। इसी को मैं यूं भी कह सकता हूं, आई एम गोइंग टू टेक टी, आई एम गोइंग टू टेक टी। मैं तेरी हड्डियां तोड़ने वाला हूं, तो आई एम अबाउट टू ब्रेक योर बोन्स। इसी को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, आई एम गोइंग टू ब्रेक योर बोन्स। तो आप चाहे अबाउट का यूज करो चाहे गोइंग का यूज करो, उसके बाद में स्ट्रक्चर आपके क्या है, टू फर्स्ट है। इसी तरह से पैसिव वॉइस में भी सेम ही है, आप अबाउट की जगह क्या यूज कर सकते हो, गोइंग यूज कर सकते हो। तो हमारी परीक्षा अगले माह होने वाली है। आवर एग्जामिनेशंस आर गोइंग टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ। तो चाहे आप अबाउट का यूज करो चाहे आप गोइंग का यूज करो, उसके बाद में टू फर्स्ट। अब देखो दो फायदे हो गए आपके। अगर कहीं पे ये स्ट्रक्चर लिखी हुई आगे तो आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा कि भाई इसका भाव क्या है, इसका सेंस क्या है। और अगर आपके पास हिंदी है उसको आपको कन्वर्ट करना है तो आपको पता लगेगा कि इसके अंदर आपकी ये स्ट्रक्चर काम आएगी। अब इसी को आप पास्ट में ले जाओ बच्चों। ने वाला है की जगह अगर हम कर दें ने वाला था, मेरा भाई आने वाला था, ठीक है। तो हमारी परीक्षा होने वाली थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इस इजेमार का आपने क्या कर दिया, वाजवत कर दिया। इस इजेमार का वाजवत कर दिया। एक फॉर्मूला याद किया, इजेमार टू फर्स्ट, इजेमार अबाउट टू फर्स्ट, दूसरा इजेमार अबाउट टू बी थर्ड, उसका पास्ट इजेमार का वाजवत कर दिया। हमारे 4 डिजाइन तैयार हो गए। तो मेरा भाई आने वाला है, माय ब्रदर इज अबाउट टू कम। मेरा भाई आने वाला था, माय ब्रदर वॉज अबाउट टू कम। हमारी परीक्षा होने वाली है, आवर एग्जामिनेशंस आर अबाउट टू बी स्टार्टेड। हमारी परीक्षाएं होने वाली थी, आवर एग्जामिनेशंस वर टू बी स्टार्टेड। तो ये आपके सामने हल्की फुल्की स्ट्रक्चर्स है बच्चों। तो आप ट्रांसलेशन मेथड हम यूज कर रहे हैं और इसका फायदा उन स्टूडेंट्स को ज्यादा मिलेगा जिनको इंग्लिश जो है वो काफी वीक है और वो ये मान चुके हैं कि भाई हम अंग्रेजी कभी सीख ही नहीं सकते। तो थोड़ा सा अगर आपको जुडिशरी में आना है बच्चों तो ये ध्यान रखिएगा कि लैंग्वेज पे हमारी जो पकड़ है वो बहुत मजबूत हो, क्योंकि सब्जेक्ट्स के जो पेपर है आपके उसके अंदर तो आपकी मेहनत काम आ जाएगी। सबसे ज्यादा टाइम भी आपने अपने सब्जेक्ट्स पे लगाना है, लेकिन लैंग्वेज में अगर आप पिछड़ गए तो फिर आप सीट तक नहीं पहुंच सकते। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ये छोटी छोटी बातें जो है वो बताता रहूं। दोबारा फिर आप इस क्लास को देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि एक स्ट्रक्चर पे कम से कम आप 10 सेंटेंस बनाएं और अलग अलग वर्ब्स यूज करके बनाएं। मैं आरपी वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेठ GL बिहानी, SD लॉ, PG कॉलेज, श्री गंगानगर। थैंक यू स्टूडेंट्स।